पीके जनसुराज त्रिकोणात्मक संघर्ष बना रहा है अजय जी। और ये त्रिकोणात्मक संघर्ष से नतीजा ये होता दिखलाई दे रहा है कि कुछ वोट भाजपा बोले तो एनडीए के बड़े पैमाने पर कट रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। बिहार में सरकार 14 को बनेगी, पर उसके पहले 6 तारीख के पहले चरण के चुनाव में 6 तारीख को और अगले चरण का चुनाव 11 तारीख को। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, दैट इज 64% से ज्यादा। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय जी ने पहले ही कह दिया था कि 62 के ऊपर जाने वाला है, और वाकई में 62 के ऊपर गया इस बार पहले चरण में। शायद यह रिकॉर्ड है 20 सालों का। अगले चरण के चुनाव में क्या होगा वो देखेंगे हम। फिलहाल हम चलते हैं अपने मित्र संजय समर जी के पास और उन्हीं से जानना चाहेंगे। पर उसके पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। बिहार में जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें कौन कौन प्रमुख उम्मीदवार है और क्या इश्यूज हैं, क्योंकि आमतौर पे जब फेज वाइज इलेक्शंस होते हैं ना तो इश्यूज भी बदल जाते हैं। इस बार क्या इशू है? क्या ओवैसी सीमांचल में अपना असर दिखा पाएंगे? क्या तेज प्रताप ने अपना असर दिखाया? क्या पीके का असर? क्योंकि आमतौर पे मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया पे, आपसे भी मेरी बात होती है, जिससे भी बात होती है, कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए यानी कि यूथ की बात हम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और विकास को लेकर प्रशांत किशोर जी बहुत सीरियसली आगे बढ़े थे। बिहार में एक बदलाव की बात उन्होंने की थी। क्या वो वाकई में इस बार बदलाव होगा या फिर वही एनडीए वर्सेस महागठबंधन होने जा रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि पहले चरण के चुनाव में जिस तरह की वोटिंग देखी गई उससे लगता है कि महिलाओं ने जमकर वोटिंग करी है। यूथ यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ने भी खुलकर वोटिंग करी है। जो फर्स्ट टाइमर्स थे, मेरी कुछ फर्स्ट टाइमर से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमें बिहार में बदलाव चाहिए। कुछ का कहना था कि विकास नहीं हो रहा है, कुछ का कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ का कहना था कि जंगल राज से हम आज की तारीख में 15 सालों से बचे हुए हैं। यानी कि बच्चों के बीच, मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ, उनके बीच तरह तरह की बातें होती है। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन वोटर होते हैं ना, वो बड़े उत्साहित होकर वोट देने जाते हैं और शायद वो वोट देते भी हैं। दूसरी तरफ संघ का रोल जो था वो भी बहुत ही देखा गया इस बिहार चुनाव में, क्योंकि संघ के साथ एक चीज हमेशा देखी गई है कि चाय पे चर्चा और वोटर्स को वोटिंग बूथ तक यानी कि पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम भी संघ ही करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वोटर्स को अपील करना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या एनडीए या महागठबंधन या फिर फॉर दैट मैटर पीके का कहां असर पड़ने वाला है? पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, नेताओं की बात कर रहा हूं, जातीय या धार्मिक आधार पे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 11 को होने वाला है। आपको क्या लगता है, इश्यूज बदल गए या सेम इश्यूज पे ही बिहार इस बार चुनाव में जा रहा है? जी संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। संजय जी आप बताएं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए अजय जी, दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होने को है और इसमें 122 सीटों पर चुनाव होगा। और कमोबेश मान लें हम तो जो मिथिलांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, इन्हीं क्षेत्र में होने को है। कुछ क्षेत्र में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मिथिलांचल का जो इलाका है वो टोटल 100 सीट को प्रभावित करता है अजय जी। और ये जो दूसरे चरण का चुनाव है इसमें 22 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो सीमांचल से सटा हुआ है। और थोड़े इधर के लोग गरीब भी माने जाते हैं। तुलनात्मक जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उसके बनिस्पत इधर थोड़ी सी गरीबी भी ज्यादा है और लोग पलायन भी इधर के लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं। दूसरे अन्य जहाँ चुनाव हुआ उन जगहों से, अब सुपौल ले लें, किशनगंज ले लें, पूर्णिया ले लें,
कटिहार ले लें, आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि मुसलमानों का मत प्रतिशत कुछ ज़्यादा ही होता है। और जिस ओवैसी की बात हम कहें तो ओवैसी खास करके वैसे ही जगह खड़े होते हैं या वैसे ही जगह ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो। हालाँकि पिछले बार तो 5 सीट उन्होंने ले आया था, इस बार ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मुस्लिम लोगों के बीच में ज़ोर-शोर से प्रचार हो चुका है कि ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में से हैं। इसी से अब वैसी उनकी दाल गलती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब तो मतदान है, जब तक मतदान और मतगणना हो नहीं जाता है, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा कठिन दिखलाई देता है। लेकिन इन सब क्षेत्र में भावी मुख्यमंत्री जिनको आप कह सकते हैं तेजस्वी महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री तेजस्वी लगातार दौरा कर रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि लालू जिस प्रकरण में चल रहे थे, माई समीकरण पर चल रहे थे, वो माई समीकरण को कैश करने के लिए तेजस्वी इस क्षेत्र को थोड़ा-सा अपना करके चल रहे हैं। तभी उन्होंने कहा है कि जो काम नीतीश कुमार ने 20 साल में नहीं किया, वो हम 20 महीना में कर कर के दिखाएँगे। सरकार स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करेगी और रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये सब वादा तेजस्वी कर रहे हैं अपने भाषण में। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई-बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति के दिन हर महिलाओं के खाते में 30-30 हज़ार रुपए चले जाएँगे। पेंशन की योजना बढ़ा करके 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो प्रभावित करने के लिए इधर ये बात कह रहे हैं, तो वादे करने में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग तमाम मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं और अमित शाह और मोदी जी तो लगातार दौरा कर भी रहे हैं और सब लोगों की तरफ से सस्ते शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अजय जी। जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो भी बोले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लोग क्या कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इन दूसरे चरण के मतदान में भी पीके जनसुराज त्रिकोणात्मक संघर्ष बना रहा है अजय जी। और ये त्रिकोणात्मक संघर्ष से नतीजा ये होता दिखलाई दे रहा है कि कुछ वोट भाजपा बोले तो एनडीए के बड़े पैमाने पर कट रहे हैं, तो कुछ महागठबंधन के कट रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि पोल कितना करा पाता है, लोग किस तरफ से किस पक्ष में होता है, क्योंकि बीते चुनाव में तो ठीक है पोल बढ़ा करके लोग 64-65% तक ले गया। इधर संभावना ये दिखाई दे रही है कि यहाँ कितना लोग पोल बढ़ा पाता है, लोग कितना कर पाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चुनिंदे जनप्रतिनिधि आएंगे। कम लोग करेगा तो कम लोगों के हिसाब से बातें होंगी। तो ये चीज़ पूरी तरह से जनता के ऊपर छोड़ देने का है और जनता समझदार अगर नहीं है तो यहाँ समझदारी दिखलाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मतदान करें। ये मतदान से जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उससे लाभ ही लाभ, जनता को ही लाभ मिलता है। लोग कहता है कि हम क्या, हम तो मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन वो कमाई खाई का भी जो मूल्य होता है वो तय यही लोग कर पाते हैं। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो, इन्हीं सब जगहों से उनकी मजदूरी भी तय होती है, उनको सिस्टम भी तय होता है। तो ये चीज जनता को समझना चाहिए और बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। अजय जी, मेरा एक चीज आपसे जानना है कि प्रशांत किशोर जब इस प्रदेश के चुनाव में उन्होंने अपना कदम रखा तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम बदलाव की बात करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। पढ़ाई के लिए बिहार से बच्चे बाहर चले जाते हैं और जिसको हम पलायन मान लेते हैं, बाहर चले गए, कनाडा चले गए, यूएस चले गए, ब्रिटेन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए या देश के दूसरे कोने में पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि बिहार में एजुकेशन का लेवल नहीं है। और खास करके सरकारी विद्यालयों में आप भी जानते होंगे सरकारी विद्यालयों में क्या स्थिति है। प्रशांत जी ने इसी को पॉइंट आउट किया था कि एजुकेशन पहले, एम्प्लॉयमेंट फिर, विकास फिर। उन्होंने जंगल राज और धर्म और जात की बात ही नहीं की थी शायद इस बार इस चुनाव में, पर
उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस पे एक सवाल उठा था। एक चैनल पे लोगों ने प्रशांत किशोर के साथ इंटरव्यूज किए, पर किसी ने उनसे ये नहीं पूछा था कि उनके जो पिछले अध्यक्ष जिनको बनाया गया था उनकी एजुकेशनल लेवल क्या थी। क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, 9वीं और 10वीं पास तेजस्वी या फिर इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो आप अपने ही पार्टी में ऐसे लोगों को कैसे प्रश्रय देते हैं या नेता बनाते हैं या कैंडिडेट्स बनाते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कहना नहीं है, विद अ डिस्क्लेमर आई एम सेइंग, क्योंकि ये कहीं बात उठी थी। क्या आपने प्रशांत जी से या प्रशांत जी ने कहीं ये क्लैरिफाई किया है कि एजुकेशन यानी कि पढ़ाई एक माध्यम या एक लेवल होगा नेताओं के लिए? जी संजय जी, डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए अजय जी, अभी जो आपने बात कही उसमें अगर हम देखें तो स्थितियां सिर्फ महागठबंधन की तरफ नहीं है, एनडीए की तरफ भी है। क्योंकि सम्राट चौधरी की डिग्री पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उनको भी देखने का है। और राह तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि अपने वैसे कम पढ़े लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इसमें सिर्फ तेजस्वी और माने एनडीए और महागठबंधन दोनों एक ही राह पर है अजय जी। ना कोई सराहने लायक है ना कोई दूसरे लायक है, दोनों एक ही हैं इस मामले को लेकर के। दूसरी तरफ हम देखें तो निस्संदेह जनसुराज के जितने भी उम्मीदवार हैं सब पढ़े लिखे हैं। मैक्सिमम लोग आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, लेक्चरर, प्रोफेसर, वीसी इस तरह के लोग रहे हैं। और ये तो जनता को तय करने का है कि हम पढ़े लिखे लोगों को भेजें कि जाति पाति को भेजें, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जनसुराज के जो लोग कैंडिडेट हैं, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मामला है कि पढ़े जैसे हम ही लोग के पास कोई जात पात का कोई ठोस मतलब नहीं होता है। चाहे जिस जाति का लोग आ गया उनका आदमी बातचीत करता है, काम करता है, आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के पास जाति और धर्म नहीं होती है। जैसे कलाम साहब को भी आप उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं। मुस्लिम होते हुए भी वो आज जन जन के लिए प्रिय है, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी के लिए कलाम साहब प्रिय है। ऐसे करके एक नहीं कई लोग हैं अजय जी। तो उस तरह से हमें लगता है कि अगर जनता बहुत बढ़िया से ध्यान देती है या ख्याल करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि पढ़े लिखे लोगों को विधानसभा में भेजना चाहिए ताकि वो लोग प्रैक्टिकल काम कर सकता है। बाकी लोग तो कोई धर्म की बात करेगा, कोई कनपट्टी पर पिस्तौल सटाने की बात करेगा, कोई कहेगा कि हम फ्री में ये दे देंगे। फ्री में जो सामान देने की बात चाहे तेजस्वी बोल रहे हो चाहे एनडीए बोल रहे हैं, अपने बाबूजी के घर से देगा लोग क्या? पूछना है कि अपने घर से देगा लोग क्या है? हमारे ही पैसे को घुमा फिरा करके देता है लोग, तो देने का काम है, सब देगा। लेकिन हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, हमारा आय कैसे बढ़े, इस पर अगर कोई बात करता है तो ख्याल उसी का करने का है। लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी लोग सब ज्यादातर जातीय धर्म और फ्री का सामान कौन कितना बांट सकता है वही कर रहे हैं। जनसुराज वाले तो बोल रहे हैं जितने मजदूर आएंगे कोई नहीं जाएंगे, मैं किसी न किसी तरह से क्रिएट करूंगा, सबको काम दूंगा, सरकारी दूं चाहे प्राइवेट दूं। एक बार देखना चाहिए कि भाई कैसे कर रहे हैं। वो अपना ब्लूप्रिंट बता भी रहे हैं कि हम किन किन तरीके से हम कमाई करेंगे, किन किन तरह से फैक्ट्रियां खुलेंगी, किन तरह से हम लोग काम कर करके और पैसा कमाएंगे। ये सब चीजें तो है। एक जनसुराज ही अजय जी बात जो आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले जो विकास की बात होती थी, जो ब्लूप्रिंट का बात होता था, वो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज वाले कर रहे हैं। बाकी ये लोग की बस बतौलाबाजी है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। ये लोग के बातों में उतना ठोस दम दिखलाई नहीं दे रहा। बल्कि अगर महागठबंधन की बात करें तो इन लोगों में कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हैं या स्टार प्रचारक है, वो लोग भी कुछ मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा है लोग। बाकी कहीं कोई दम दिखलाई नहीं दे रहा है। हाँ, गंभीरता से महागठबंधन में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो सीपीआई और सीपीआई एमएल है, जो अपने लोगों को बता रहा है और अपने लोगों के लिए गंभीरता से चुनाव लड़ रहा है। बाकी तो सब 3-5 में लगे हैं। कोई कहता है हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री के लिए अपना प्रयासरत है। अब बताइए, ये सहनी वीआईपी वाले ये अड़ गए कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री बन के आप क्या कर लीजिएगा भाई?
ये तो सोचने की बात है और सवाल भी स्टैंड हो रहा है, सबको महागठबंधन में कर रहा है कि भाई 4% 3% वाले मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा तो परसेंटेज 18-19% है, हम क्या बनेंगे? ये सवाल मुसलमानों की तरफ से उठा है कि भाई ये 18-19% जब हम होते हैं तो हम क्या करेंगे? नीतीश कुमार का भी परसेंटेज क्या है वो भी अपना का देख ले, अगर जातीय जनगणना की बात हो, धर्म की बात हो, उसी हिसाब से ये सब इस तरह से खंड खंड में लोगों ने बांट दिया है, राजनेताओं नेताओं ने, और जनता तो बेचारी होती है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच बैठी है, वो लोग अब इसी जाति पाति पर बात करता है, जो लोग की कसम खा करके आते हैं कि भाई हम यूं ही बढ़िया से काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, वो लोग अब जात पात का बात करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है और दुखद है अजय जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरे चरण के चुनाव में न्यूज नशा की तरफ से हम कहेंगे जो लोग देख रहे हैं तो भाई ईमानदारी पूर्वक पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को वोट देने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल एक दिन की मस्ती में 5 साल आप देते रहे और 5 साल को बटोरिए। ये 5 साल आपके बच्चों के लिए होगा, आने वाले कल के लिए होगा और बढ़िया होगा। अगर बढ़िया होता है तब हम कुछ कर सकते हैं, वरना ये बस खाली हम अहिर हैं तो हम भूमिहार हैं तो हम राजपूत हैं तो हम लाला हैं तो हम वैश्य हैं, ये सब कहने से हमें नहीं लगता कि भारत का कल्याण होगा, बिहार का कल्याण होगा। बिहार की पहचान मान लीजिए, अगर हम उदाहरण है तो जगजीवन राम थे, वो कौन कहते थे कि हमको फॉरवर्ड मदद करो। जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया उसने कहा कि बस के लिए सनातनी आ जाए हमारे साथ, उन्होंने तो नहीं कहा कि बस के लिए सनातनी है। गांधी जी जब अपना पहला आंदोलन स्टार्ट किया 1917 में, तो उन्होंने भी तो नहीं कहा कि बस के लिए वैश्य समुदाय मेरे साथ आ जाए। तो इन सबको लेकर के चलने की बात होनी चाहिए अजय जी, ये सिद्धांत की बात होती है और ये सिद्धांत है कि इसको व्यवहार में लागू करने का है। और नेताओं को, तमाम नेताओं को इस चीज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का परोसा हुआ है और उन्हीं का किया हुआ है। तो अब देखिए ये लोग कैसे करता है, लेकिन हाँ, ये जो सीमांचल इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके पर सबकी नजर है और ये फैसला सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला 11 तारीख को तय हो जाएगा अजय जी, और 11 की शाम तक पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। अजय जी जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं, कनाडा में भी हैं, यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, डिफरेंट देश से बाहर, सारे बिहारी हैं। उनको बड़ा कंसर्न है बिहार इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि जब आप बिहार से बाहर हैं और खासकर देश से बाहर हैं तो आपको नजर रहता है अपने जन्म स्थल पे। यानी ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप बिहार से, अगर हम, जैसे मैं बिहार से बाहर हूं तो मुझे भी नजर है बिहार पे, क्योंकि बिहार हमारा जन्म स्थल हुआ करता है। और बिहार की स्थिति आज की तारीख में जो है, और बिहार में चुनाव हो रहा है, हम चाहते हैं कि बिहार में कम से कम ऐसी सरकार आए जो बिहार का नाम रोशन करे, जो कि एक समय बिहार जाना जाता था अपने एजुकेशन के मामले में, बिहार जाना जाता था अपने राजनीतिक पटस्थल पे, चाणक्य, चंद्रगुप्त, नालंदा। आज की तारीख में हम अगर बात करते हैं बिहार की, तो लालू जी, नीतीश जी, या फिर इस तरह के नेताओं की बात होती है बिहार में, बाहुबलियों की बात होती है बिहार में। एजुकेशन के नाम पे 0/0, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे 0/0, इंडस्ट्री के नाम पे 0/0। बिहार को स्थिति में लाने वाला कौन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। छोटे एक अजय जी, आपकी बात से मैं असहमत हूं कि पढ़ाई में 0/0 है, ऐसा मैं नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अगर उठा करके देखें तो सबसे ज्यादा बिहारी आज। सर मैं, संजय जी एक सेकंड, यहां मैं आपको बताऊं, जो बिहार से निकल के बाहर गया, बनारस गया, दिल्ली आया, बैंगलोर गया, मुंबई गया, या दिल्ली में बैठकर उसने आईएएस और आईपीएस की परीक्षा पास की और फिर ठीक है, आप नंबर लेकर बिहार वापस, मेरी बात पूरा होने दीजिए अजय जी। जी 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 जो सक्षम है, स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे। आज भी लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहारियों की संख्या उसमें भी ज्यादा है। अब रही बात
तो इसलिए एजुकेशन के मामले में आपका कहना सही है कि हाँ भाई 10 तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, 10 तो मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। आपका अगर ऐसा इशारा है तो ठीक है, जी, हम मान एग्जैक्टली लेते हैं। वरना एग्जैक्टली हर जिला स्तर पर देखेंगे कि अच्छे स्कूल हैं और पढ़ने की संख्या पहले का अगर तुलना करें और आज का तुलना करें तो पढ़ाई में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन की बात में आपसे सहमत नहीं हूँ। अब रहा रोजगार की बात, स्वाभाविक बात है कि रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और ये बाहर जाना आज की बात नहीं है। ये बहुत दिन से आप जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ के हैं भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, वो भी कलकत्ता गए थे और वहाँ कैंची और ये से सैलून में किसी के सैलून में काम करते थे। तो ये पलायन जिसको कह रहे हैं, ये नया पलायन नहीं है। हाँ, ये बढ़ गया है और उस पलायन पर नकेल नहीं दिया जा रहा है। जाने की प्रवृत्ति तो कलकत्ता, मैक्सिमम लोग कलकत्ता जाते थे, आसाम जाते थे काम करने के लिए, पंजाब जाते थे। ये शुरू से ये हम देख रहे हैं, 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो जाते ही थे। हम लोग के गांव के भी कुछ लोग थे जो बाहर काम करने जाते थे, फिर वो लोग आते थे। ये रहा। इस सब चीज पर नकेल देने का काम ये डबल इंजन का था और 20 वर्षों से ये डबल इंजन बिहार में काम कर रही है। एक फैक्ट्री तक नहीं खोल पाई है, जो सच की बात है। और बिहार का खर्चा अभी उन्हीं बाहरी लोगों से चलता है अजय जी। और बड़े पैमाने पर मैंने एक बार आपके चैनल से बोला था कि जब हमारी पोस्टिंग गुवाहाटी हुआ करती थी तो 1 से लेकर के 10 तारीख तक पोस्ट ऑफिस में लंबी लंबी लाइन लगती थी अजय जी, और सब लोग मनी ऑर्डर पैसे भेजते थे। और वो रेकरिंग पैसा जो है करोड़ों में अरबों में हो जाता है आज के दिन में। जो जहाँ है वहाँ की, आप दिल्ली कहते हैं, दिल्ली में भी देखिए कितना बिहारी लोग भरे पड़े हुए हैं और वो लोग सब के सब पैसा घर भेजते हैं और वो रेवेन्यू काम आता है। अब तो पलायन की बात से मैं आपका सहमत हूँ। रोजगार का जो जिस ढंग से क्रिएट होना चाहिए उस ढंग से क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। जन स्वराज वाले भी ये कह रहे हैं, जन स्वराज वाले भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगे, उत्पादन होगा। अब मान लीजिए कि जैसे कुछ फैक्ट्रियां लगी हैं, धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो राइस मिल है, हर जगह राइस मिल है। लेकिन उस राइस से और क्या क्या बन सकता है उसका नहीं। उस धान से जो धान निकला उस भूसा से क्या क्या फैक्ट्री में बन सकता है वो चीज नहीं है। भूसा से भी तेल ओल निकालने की जो योजना है, दूसरे स्टेट निकालते हैं तो ये भूसा लेकर के यहाँ से जाते हैं लोग। तो ये सब काम होने से अजय जी बिहार सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और काम भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पलायन भी रुकेगा। स्वाभाविक बात है कि पलायन रुकेगा। कोरोना काल को आप याद कीजिए तो कुछ लोग साइकिल से चले आए, कुछ लोग पैदल चले आए, कुछ लोग रेल की पटरी पकड़ पकड़ करके चले आए, कैसे कैसे आए लोग, अपने घर लोग पहुंच गए। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि सारा इंतजाम हो गया है, अब आप लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे रहने के लिए। लेकिन कैसा रंग है तेरा फिर जस का तस। मैं बार बार बोलता हूं कि नीतीश कुमार का 3 टेन्योर बड़ा मस्त रहा। अंतिम टेन्योर जो है अभी जो चल रहा है इसमें भारी गड़ी पड़ी है अजय जी। अभी देखिए ना, आरके सिन्हा, हालांकि आरके सिंह जो आरा से सांसद होते थे इस बार हार गए हैं और मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अजय जी, मुंह से कहने में भी आदमी थक जाता है 62,000 करोड़। इसके अलावा आप उठा करके देखें तो सृजन घोटाला हुआ। उस घोटाले में क्या क्या हुए बताने लायक नहीं है, लेकिन सृजन घोटाला हुआ। किस तरह से महिलाओं का दैहिक शोषण हुआ ये बात भी है और तमाम मीडिया इस चीज को कह रही है। कैग ने जो 71-72 हजार करोड़ रुपया का दिखलाया है, तो ये सब चीजें हैं, ये सबको जनता देख रही है अजय जी। और इस पर अब फैसला लेना उन्हीं को है। उनको आराम चाहिए या विश्राम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए या कष्ट चाहिए, तो ये तो उनको देखने का है, वो लोग देखें। और बाकी लोकतंत्र है जो चुन करके आएंगे वो हमारे लिए भी नमस्ते हैं। चूंकि मंत्री हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो उनको जब चाहे जैसे हो, प्रधानमंत्री कट्टा की बात बोले, मंगलसूत्र चुराने की बात बोले, मोजरा की बात बोले, चाहे जो बोले, जितने सस्ते शब्दों का प्रयोग करें, प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, हम तो इनकार नहीं कर सकते। कोई पूछेगा कि कौन प्रधानमंत्री है तो आदर पूर्वक नाम लेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। लेकिन उनकी जो भाषा है, इतनी सस्ती भाषा प्रधानमंत्री की नहीं होती है और नहीं होना चाहिए अजय जी। जी
अच्छा लगा आपसे बात करके बिहार के इस 11 तारीख के चुनाव को देखते हुए कि बिहार किस तरह से तैयार है, और आपने बहुत तरीके से चीज़ों को बताया, इश्यूज को, पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों को, और 11 तारीख के लिए बिहार कैसे तैयार है इस पे। जी अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।